Hello, everybody. I hope you all are fit and fine. So, this is Abhilasha Nahata, your general knowledge teacher from Layal Public School. Today, we are going to complete our chapter number 6 and chapter number 7 of your general knowledge book. Chapter number 6, Indian ornaments, and chapter number 7, National Ports of India. Start with chapter number 6, that is Indian ornaments. This is chapter number 6 of your general knowledge book, page number 14. Indian ornaments. Ornaments. What are ornaments? Ornaments are the jewelry. ठीक है, आप जो अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज पहनते हो उसको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं. जो गहने पहनते हो, गहने होते हैं, उनको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं. Indian craftsmen have immense talent in them that they have carried forward since generations. Many goldsmiths, silversmiths, and jewelry makers make intricate jewelry in India. Indian craftsmanship. India is known for its crafts. ठीक है, उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट है आपका ऑर्नामेंट मेकिंग. तो जो इंडियन क्राफ्ट्समैन है उनके अंदर इतना टैलेंट है. दे हैव इमेंस टैलेंट. इट मींस बहुत बहुत अच्छा टैलेंट है कि वो बहुत काफी जनरेशन से बहुत जनरेशन होती है ना, बैक टू बैक जनरेशन, काफी सालों से उनका जो टैलेंट है वो क्या होता जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है. बहुत से ऐसे गोल्ड स्मिथ है जो सोनार बोलते हैं. सिल्वर स्मिथ जो चांदी का सामान बनाते हैं उनको सिल्वर स्मिथ्स बोलते हैं. और जो ज्वेलरी मेकर है जो गहने बनाते हैं, मेक इंट्रिकेट ज्वेलरी इन इंडिया. बहुत अलग अलग टाइप की वो ज्वेलरीज इंडिया में बना रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द ज्वेलरीज एंड given in your book, okay, with pictures. First one is antique jewelry. ठीक है, what is antique jewelry? This kind of jewelry has dull and rough look combined with an old world charm. ये जो आप एक एग्जाम्पल है एंटीक ज्वेलरी का. ये जो ज्वेलरी होती है इसका जो लुक होता है डल और रफ लुक होता है. और इसको किससे कंबाइन किया जाता है? ओल्ड वर्ल्ड चार्म. ठीक है, ये जो झुमके आप देख रहे हो, ये जो नीचे, इससे इसको कंबाइन किया जाता है और ये बनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है. नेक्स्ट वन इज बीड ज्वेलरी. बीड मतलब मोती होता है. ठीक है, बीड ज्वेलरी. दिस इज अ 5000 years old art dating back to the Indus civilization. जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, आज से 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन थी. ठीक है, हम सबने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, अभी मोहनजोदारो, ये सारी सिविलाइजेशन सोशल साइंस में पढ़ा है. तो इंडस सिविलाइजेशन उसमें से एक है. आज से 5000 साल पहले वो सिविलाइजेशन थी. और ये जो ज्वेलरी है उस टाइम पे बनती थी और वो आज तक बन रही है, ये बीड ज्वेलरी. ठीक है, मोतियों से बनी हुई ज्वेलरी. अलग अलग जो हम अलग अलग टाइप के मोती यूज करते हैं, बीड्स यूज करते हैं और उसको कंबाइन करके हम ज्वेलरी बनाते हैं. नेक्स्ट इज ब्राइडल ज्वेलरी. ठीक है, ब्राइडल ज्वेलरी हमारे लाइक राजस्थान में तो हम अलग अलग शादियों में जाते हैं, देखते हैं कि अलग अलग टाइप की ब्राइड्स जो है अलग अलग टाइप के ब्यूटीफुल गहने पहनती है. तो ब्राइडल ज्वेलरी क्या है? ट्रेडिशनल डिजाइन आर स्टिल प्रिफर्ड फॉर ब्राइडल. ट्रेडिशनल डिजाइन, अब राजस्थान का जो डिजाइन है, यहाँ पे मोतियों का वर्क, यहाँ पे पोल्की का वर्क, अलग अलग टाइप के जो डिजाइन हैं वो बनते हैं. ठीक है, और अब कुछ जगह पे जैसे वेस्ट बंगाल है, वहां पे सोने की ज्वेलरी ज्यादा बनती है. सोना मतलब उसमें सोना ज्यादा दिखता है. हमारे यहाँ पे मोती और पोल्की ये सारी चीजें ज्यादा दिखती है. तो ब्राइडल ज्वेलरी में जो भी कस्टम और जो भी ट्रेडिशंस हैं, हर एक रिलीजन के अपने जो कस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ज्वेलरीज बनवाते हैं. नेक्स्ट इज फिलग्री. फिलग्री मीन्स फूलों जैसी. फिलग्री ज्वेलरी, इट इज डन ऑन सिल्वर विथ precision and technicality. It is very detailed. Okay, just look at these pictures. ठीक है, ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें 2 फूल बने हुए हैं और ये क्या है, इसमें बहुत ही बारीकी काम होता है. बहुत टेक्निक चाहिए होता है इसको बनाने के लिए. बहुत छोटे छोटे जो है इसमें शेप्स और कर्व्स देनी पड़ती है जिससे कि ये ज्वेलरी बनती है. और बहुत डिटेल्ड होता है, मतलब बहुत इसमें बारीकी काम होता है, अलग अलग टाइप का काम होता है. नेक्स्ट इज आइवरी ज्वेलरी. आइवरी क्या होता है? जो हाथी के दांत होते हैं, टस्क होते हैं, उससे बनती है ये ज्वेलरी. ठीक है, दिस ज्वेलरी इज मेड फ्रॉम टस्क ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट के जो टस्क हैं, जो बड़े वाले दांत होते हैं, उससे ये ज्वेलरी बनती है.
In states like Gujarat and West Bengal, ivory bangles are a must part of a bride's jewelry. अब देखिए, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में जो एक ट्रेडिशन है, ठीक है, उनके उनका एक कस्टम है कि जो ब्राइड ज्वेलरी पहनेगी उसमें आइवरी ज्वेलरी होना जरूरी है। तो उनका ये क्या है, कस्टम है, उनका मस्ट पार्ट है। बहुत बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि शगुन होता है। तो जस्ट लाइक दैट, ये जो आइवरी ज्वेलरी है ब्राइड वेस्ट बंगाल में और गुजरात में ब्राइड्स के लिए मस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये और ये आइवरी ज्वेलरी किससे बनती है, ये टस्क, एलिफेंट के टस्क से बनती है। Next is Jadau jewelry, which is very famous in our Rajasthan. This type of jewelry is famous since Mughal times and is made by highly skilled craftsmen, mostly in Rajasthan and Gujarat. ये देखिए, ये जो हम जड़ाऊ बोलते हैं, ठीक है, एक डायमंड के जैसे दिखने वाले स्टोन्स होते हैं और उसको बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन्स में, अलग अलग डिजाइन्स में शेप करते हैं और उसके अंदर वो स्टोन क्या है, डाला जाता है। ठीक है, ये पिक्चर आप देख रहे हो। कहाँ पे फेमस है, मुगल टाइम से फेमस है, मतलब जब मुगल्स थे आपके 16th सेंचुरी से काफी फेमस है ये ज्वेलरी। और ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन चाहिए जो मोस्टली गुजरात और राजस्थान में ये बनते हैं। नेक्स्ट इज कुंदन ज्वेलरी। कुंदन somehow diamonds के जैसे ही दिखते हैं। It is most popular since Mughal era and was carried to Rajasthan by Delhi's craftsmen। ठीक है, मुगल एरा से चल रहा है, 16th सेंचुरी से चल रही है और ये राजस्थान में कहाँ से लेकर आई गई थी, ये दिल्ली के क्राफ्ट्समैन, जो दिल्ली के जो ये क्राफ्ट्समैन जो बनाते थे, ये ज्वेलरीज बनाते थे, वहां से इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आया गया और राजस्थान में। नेक्स्ट इज मीनाकारी ज्वेलरी, जो अलग अलग कलरिंग वाली ज्वेलरी होती है, मीना बोलते हैं, मीनाकारी ज्वेलरी बोलते हैं, इसमें कलर्स करते हैं। ठीक है, इन दिस ज्वेलरी प्रीशियस स्टोन्स आर सेट एंड देन enameled with gold. It was introduced to Rajasthan by Raja Man Singh of Amber. Craftsmen from Lahore were invented by him to Rajasthan. Their skills and Rajasthani craftsmanship are combined to create this. ये जो ज्वेलरी है इसमें बहुत से प्रेशियस स्टोन्स डाले जाते हैं, उसको फिर गोल्ड से क्या किया जाता है, गोल्ड से उसको इनेबल किया जाता है, उसको डेकोरेट किया जाता है, उसको पकड़ाया जाता है और इसमें अलग अलग कलर के मीनाकारी की जाती है, कलर्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये राजा मान सिंह जो अम्बेर के हैं, राजस्थान में कौन लेकर आया था, राजा मान सिंह लेकर आए थे। वो लाहौर के जो क्राफ्ट्समैन थे उनको यहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था राजस्थान में, और उन्होंने राजस्थानी क्राफ्ट्समैनशिप को और लाहौर की जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो इनको ये बनाने की टेक्निक्स थी, उनकी स्किल्स को यूज करते हुए उन्होंने ये मीनाकारी ज्वेलरी डेवलप की, बनाई। नेक्स्ट इज टेम्पल ज्वेलरी। टेम्पल ज्वेलरी नॉर्मली इसमें जो होते हैं गॉड और गॉडेसेस की जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ज्वेलरी स्पेशली मेड टू अडॉर्न द आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स। जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं, वहाँ के जो गॉड और गॉडेसेस हैं उनको अडॉर्न करने के लिए। अडॉर्न का मतलब क्या होता है बेटा, अडॉर्न का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग ऑर्नामेंट्स, उसमें कलर डाल के उसमें अट्रैक्ट करना। ठीक है, आइडल्स और गॉड और गॉडेसेस को हम खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ज्वेलरी के रूप में उनको बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये कहाँ पे होता है, साउथ इंडियन टेम्पल्स में होता है। नेक्स्ट इज Pachikam jewelry. Pachikam jewelry, this kind of jewelry was most popular in Gujarat and Kutch. Run of Kutch जो है गुजरात में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। It had vanished but has been revived in recent decades. खत्म ही हो चुकी थी इस टाइप की ज्वेलरी, बट इसको फिर से अब लेकर आया जा रहा है। ठीक है, कुछ टाइम से, कुछ सालों से इसको फिर से क्या लेकर आ रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं ट्रेंड में। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइबल ज्वेलरी। ट्राइबल ज्वेलरी क्या होती है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उनको ट्राइबल पीपल ही बोलते हैं। ट्राइबल ज्वेलरी, इनकी ज्वेलरी कैसी होती है, tribes in India have unique types of jewelry made of clay, bone, wood, shells and crude metal। अब देखिए इनकी जो ज्वेलरी होती है किससे बनी हुई, बहुत यूनिक स्टाइल होता है। कहाँ रहते हैं ट्राइब्स, ट्राइब्स रहते हैं हमारे फॉरेस्ट में। ठीक है, अब फॉरेस्ट में जो चीजें उनको अवेलेबल होती है, जैसे कि अब उनको क्ले मिलता है होगा, बोन्स मिलते हैं एनिमल्स के, वुड मिलता है, जो समुद्र के पास रहते हैं उनको शेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल जो कच्चा आपका मेटल होता है, कच्चा आपका बोलते हैं ना
लोहा होता है, इनसे ये क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी को बनाते हैं। और इनकी जो ज्वेलरी है ये देखिए एकदम ऐसे ब्लैकिश कलर की हमें दिख रही है, तो ये एक टाइप की मेटल ज्वेलरी है, ठीक है। दिस इज tribal jewelry. So this is all about this chapter. I will send you the PDF of this chapter in the form of different types of questions and answers. Please complete it in your notebook. Okay, now shift to the next chapter, that is chapter number 7, national ports of India. Ports क्या होते हैं, जो समुद्र के पास, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं, ट्रेन आके रेलवे स्टेशन में रुकती है, वैसे ही पोर्ट्स जो हैं जहाँ पे शिप आके रुकती है, ठीक है। और पोर्ट्स जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है, समुद्र से लेन देन होता है, समुद्र से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, उसको हम पोर्ट्स बोलते हैं। तो हमारे इंडिया के नेशनल पोर्ट्स कौन कौन से हैं? एज यू ऑल नो, इंडिया हैज अ coastline of 7,517 kilometer with 12 major ports and 200 notified non-major ports along with the coastline and islands. इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? 7,517 किलोमीटर्स की इंडिया की जो है कोस्ट लाइन है। यहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स है कौन कौन से हैं? 12 मेजर पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। और 200 छोटे छोटे जो नोटिफाइड होते हैं ना, ऐसे ही छोटे छोटे जो पोर्ट्स होते हैं उनको नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, इन कोस्ट लाइन्स के पास में और आइलैंड्स के पास में। Ports provide an interface between the ocean transport and land-based transport. जो ports है, जो ओशियन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, और जो लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो क्या उन दोनों में इंटरेक्ट करवाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। मेजर पोर्ट्स आर द पोर्ट्स विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मेजर पोर्ट्स कौन से होते हैं? जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ये एडमिनिस्टर कौन मैनेज करता है? यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है, ठीक है। while non-major ports are administered by the state governments। और जो non-major ports हैं, ठीक है, हर एक स्टेट के non-major ports भी होते हैं ना, छोटे छोटे ports, उनको कौन एडमिनिस्टर करती, कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर पोर्ट्स को पढ़ते हैं। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। Kolkata port is the only riverine major port in India having an existence of about 138 years। मतलब ये oldest port आप बोल सकते हो। It has a vast hinterland comprising the entire eastern India, including West Bengal, Bihar, Jharkhand, UP, MP, that is Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Assam, East Hill states, and two landlocked neighboring countries, namely Nepal and Bhutan। जो कोलकाता पोर्ट है आपका, एक ऐसा ओनली पोर्ट है जो एक मेजर पोर्ट है, जो कहाँ पे, जो कब से एग्जिस्ट करता है? 138 ईयर्स से ये एग्जिस्ट करता है। इट हैज अ वास्ट हिंटरलैंड। वास्ट हिंटरलैंड, हिंटरलैंड क्या होता है? जो आप बोलते हैं ना भीतरी प्रदेश या फिर बैक वाटर्स जो बोलते हो आप, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड बोलते हैं। हिंटरलैंड का सिनोनिम क्या हो गया? बैक वाटर्स हो गया, ठीक है, जो अंदर के इलाके होते हैं, हिंदी में आप समझ सकते हो। कंप्राइज कौन कौन से स्टेट्स हैं? ईस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे कुछ स्टेट्स हैं जो इसी पोर्ट के अंदर आते हैं। एंड द टू लैंडलॉक्ड नेबरिंग, लैंडलॉक्ड मतलब कि लैंडलॉक्ड क्या होते हैं? ऐसे ऐसी कंट्रीज और ऐसा लॉक किया गया, ठीक है, जिसमें कोई मतलब कि ज्यादा आप बॉर्डर्स बोलते हो ना, नेपाल का, और नेपाल का जो बॉर्डर है वो लैंडलॉक्ड है, उसके बीच में कोई हिल्स या फिर कुछ ऐसे नहीं बना हुआ, ठीक है, वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, लैंडलॉक्ड है, वहां पे बस आर्मी मैन्स होते हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज कौन? नेमली नेपाल और भूटान में हमारा जो लैंड है, जो हमारा बॉर्डर है, वो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। ये सारी जितनी भी ये स्टेट्स हैं और जितने भी ये लैंडलॉक्ड जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, वो इस कोलकाता पोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। It is one of the major ports in India. The government of India took over the management of the port from the state government on 1st June 1965. The government of India declared Paradip Port Trust, that is also matlab PPT, as the 8th major port in India on 18th April 1966, making it the first major port on the east coast commissioned in independent India.
पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। गवर्नमेंट ने ये वाला जो पोर्ट है अपने मैनेजमेंट में कब ले ली थी? पहले 1965 से पहले स्टेट गवर्नमेंट इसको संभाल रही थी, बट 1965 के बाद 1 जून 1965 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने पारादीप पोर्ट को क्या कर दिया, एक डिक्लेयर कर दिया, मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया था 18 अप्रैल 1966 को। और उन्होंने बोल दिया था कि ये अब इसको जो मैनेज करेगी, कौन सी गवर्नमेंट मैनेज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी। नेक्स्ट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलुरु कर्नाटका। कर्नाटका में मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है। It was declared as the ninth major port on 4th May 1974 and was formally inaugurated on 11th January 1975. The major commodities imported through the port are POL crude from Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, coal, iron ore fines, LPG, fertilizers, etc. न्यू मैंगलोर कर्नाटका में आपका सिचुएटेड है और इसको डिक्लेयर 9th मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था 4th में 1974 को। और फॉर्मली जब इनॉग्रेट इसका जब इनॉग्रेशन हुआ था, कब हुआ था? जनवरी 1975 में हुआ था। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज हैं जो यहाँ से इंपोर्ट होते हैं? पीओएल जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, मैंगलोर रिफाइनरी से क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, वहां से क्रूड ऑयल क्या होता है? इंपोर्ट होता है, मतलब हम दूसरे कंट्रीज से मैंगलोर में मंगवाते हैं और फिर अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं। कोल, आयरन और फाइन्स, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, हम ये सारी कमोडिटीज इंपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम द पोर्ट ऑफ न्यू मैंगलोर। नेक्स्ट इज कोचिन पोर्ट, कोची केरला में है। The modern port of Cochin was developed during the period 1920 to 1940 due to the untiring efforts of Sir Robert Bristow. The port of Cochin is located on the Wellington Island on the southwest coast of India, about 930 kilometers south of the Mumbai and 320 kilometers north of Kanyakumari. कोचिन पोर्ट जो केरला में है वो कब डेवलप हुआ था? 1920 से 1940 के बीच में डेवलप हुआ था। किसकी हेल्प से हुआ था? किसके एफर्ट से हुआ था? सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के एफर्ट से हुआ था। ये जो पोर्ट ऑफ कोचिन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? विलिंगटन आइलैंड, ठीक है, विलिंगटन आइलैंड है आपका साउथ वेस्ट में, वहां पे ये लोकेटेड है, जो मुंबई से 930 किलोमीटर्स की दूरी पे है और कन्याकुमारी के नॉर्थ डायरेक्शन में 320 किलोमीटर्स की दूरी पे है। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई में पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू। Constructed in the mid 1980s and commissioned on 26th May 1989, Jawaharlal Nehru Port has come a long way by becoming a world-class international container handling port. It is situated along the eastern shore of Mumbai Harbour of Elephanta Islands. 1980s में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था और इसका इनोग्रेशन कब हुआ था? 26 मई 1989 में कमीशन हुआ था। ये जो पोर्ट है किस चीज के लिए फेमस है? कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट के लिए, इंटरनेशनल कंटेनर हैंडलिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मुंबई, इट इज सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई हार्बर में, ठीक है, मुंबई हार्बर में एलिफेंटा आइलैंड्स है। एलिफेंटा केव्स आपने सबने नेम सुना होगा, एलिफेंटा आइलैंड के पास में ही ये सिचुएटेड है, एलिफेंटा आइलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज मुंबई पोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र। देखिए मुंबई में दो पोर्ट्स हैं, एक है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नेक्स्ट इज मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज द सेकंड ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया आफ्टर कोलकाता। फर्स्ट ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा था? कोलकाता, 138 इयर्स से वो एग्जिस्टेंस में है। सेकंड आपका ओल्डेस्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट, ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट मिडवे ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। The port has long been the principal gateway of India. Gateway of India का आप सबने नाम सुना है, उसी के पास में ये जो पोर्ट है मुंबई पोर्ट सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट। आपका मुंबई महाराष्ट्र वेस्टर्न कोस्ट में आता है, तो वेस्ट कोस्ट एरिया में ये जो आपका पोर्ट है मुंबई पोर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज कमराजार पोर्ट लिमिटेड, इसको एनोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? तमिलनाडु, चेन्नई में तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कमराजार पोर्ट लिमिटेड
The 12th major port under the Ministry of Shipping was commissioned in 2001, primarily as a coal port dedicated to handling thermal coal requirements of Tamil Nadu Electricity Board. KPL has the distinction of being the only corporate port amongst the major ports administered by the central government. कमराजर जो पोर्ट है, केपीएल जो है 12th मेजर पोर्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, इनके अंडर पे ये काम करती है। और कब कमीशन हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में? 2001 में शिपिंग कमीशन हुई थी। ये पोर्ट किसके लिए फेमस है? कोल पोर्ट के नाम से फेमस है। जो जितने भी आपकी थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स होती है, थर्मल पावर स्टेशंस के लिए जितने भी कोल की रिक्वायरमेंट्स है तमिलनाडु में, तो ये पोर्ट जो है उस पोर्ट के लिए, ये जो पोर्ट है कोल के लिए फेमस है। और ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट अमंग्स द मेजर पोर्ट्स एंड, ये एक ऐसा ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट है जो मेजर पोर्ट्स के अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। कौन सा पोर्ट? कमराजार पोर्ट लिमिटेड, जिसको हम एनोर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज चेन्नई पोर्ट। चेन्नई तमिलनाडु में है। अगेन देखिए, एनोर पोर्ट भी आपका, कमराजार पोर्ट लिमिटेड भी आपका चेन्नई में है, और ये नेक्स्ट चेन्नई पोर्ट भी चेन्नई में। इट इज एन all-weather artificial harbor with one outer harbor and one inner harbor with a wet dock and a port basin with round-the-clock navigation facilities. The port was established in 1875, located in the Bay of Bengal. ऑल वेदर आर्टिफिशियल हार्बर, हार्बर्स क्या होते हैं? हार्बर ये जो आपके समुद्र के पास का जो इलाका होता है, जो लैंड होती है, ठीक है, जो पोर्ट्स होते हैं उसके पास में जो लैंड होती है उसको हम हार्बर बोलते हैं। इसमें दो हार्बर्स है, एक आउटर हार्बर और दूसरा इनर हार्बर है, विद अ वेट डॉक। डॉक क्या होता है? डॉक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे जो शिप है वो, जैसे आप गाड़ी को खड़ी करने के लिए, कार्स को खड़ी करने के लिए गैरेज होता है, जस्ट लाइक दैट शिप्स को खड़े करने के लिए, शिप्स को रखने के लिए क्या होता है? डॉक होता है, ठीक है। द वेट डॉक एंड अ बोट बेसिन, यहाँ पे बोट बेसिन भी बना हुआ है। यहाँ की जो नेविगेशन फैसिलिटीज है, मतलब आप नेविगेट करते हो लोकेशन को फाइंड आउट करने, क्लॉक नेविगेशन फैसिलिटीज भी है, आप लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। कब स्टैब्लिश हुआ था ये बे ऑफ बंगाल में? अब चेन्नई जो है कौन से सी में आता है? बे ऑफ बंगाल में। 1875 में ये लोकेट किया गया था। नेक्स्ट इज मोरमुगांव पोर्ट, गोवा में है मोरमुगांव। Mormugao Port, situated on the west coast of India, is more than a century-old port. It has modern infrastructure capable of handling a wide variety of cargo. It is a natural harbor protected by a breakwater and also by a mole. The port has excellent infrastructure and a conducive work culture. सो मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है आपका? मोरमुगांव पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट आपका वेस्ट कोस्ट इंडिया, गोवा आपका वेस्टर्न कोस्ट में आता है, वहां पे सिचुएटेड है। इट इज इट हैज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मॉडर्न है, अलग अलग टाइप के जो हैंडल करता है कार्गो। कार्गो क्या होता है? माल को बोलते हैं ना, माल। माल मतलब कि सामान, सामान को ही बोलते हैं, अलग अलग टाइप, अलग अलग तरीके के सामान को हम माल भी बोलते थे, तो वो कार्गो को हिंदी में माल बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये हैंडल कर सकते हैं। ये यहाँ पे नेचुरल हार्बर बना हुआ है जो ब्रेक वाटर से बना हुआ है, प्रोटेक्टेड बाय ये ब्रेक वाटर, सॉरी, जिसको वो ब्रेक वाटर से प्रोटेक्ट करता है ये। नेक्स्ट इज वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, थूथकुडली, तमिलनाडु, ठीक है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट इज कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, with Sri Lanka on the southeast and a large land mass of India on the west. The port is well sheltered from the fury of storms and cyclonic winds and is operational round the clock all through the year. ये जो आपका वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट है, जिसको थुथुकुडी में जो सिचुएटेड है ये जो पोर्ट है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है, इंडिया के गल्फ ऑफ मन्नार से टच होते हुए विद श्रीलंका। इसके साउथ ईस्ट में कौन सी कंट्री आ रही है? श्रीलंका आ रही है। बहुत
अच्छी तरीके से बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, जितनी भी साइक्लोनिक विंड्स वगैरह आती है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। और ये जो आपका पोर्ट है, वर्किंग पोर्ट है, थ्रू आउट द ईयर ये वर्क करता रहता है, बहुत बिजी पोर्ट है। नेक्स्ट इज कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कच्छ, गुजरात, गुजरात में ये लोकेटेड है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट हैज बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट है। इसको रीनेम किया गया था 25 सितंबर 2017 में। Kandla Port was established in the year 1950 as a central government project, and Union took over Kandla for its development as a major port. The port received the Samudra Manthan Award for the best major ports of the year 2015. कांडला पोर्ट जो है 1950 में स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के थ्रू, और यूनियन गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही थी। ठीक है, और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते थे वो कांडला से होते थे। और 2015 में समुद्र मंथन अवार्ड दिया गया था कांडला पोर्ट को। और कांडला पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। इसको रीनेम किया गया था 25 सितंबर 2017 में। नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट बना हुआ है। कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता और ऑलमोस्ट बिटवीन कोलकाता और चेन्नई के सेंटर में, ऑलमोस्ट उन दोनों के बीच में बना हुआ है, ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। The port has mechanized handling facilities of iron ore, iron pellets, alumina, fertilizer, raw material, crude oil and fuel products, liquid ammonia, phosphoric acid, edible oil, caustic soda and other liquid cargoes. ये जो पोर्ट है किन चीजों के लिए फेमस है? यहाँ से कौन सी चीजें आपकी ट्रेड होती है? ये आयरन ओर, आयरन पैलेट्स हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, और भी जितने भी लिक्विड आपके कार्गोज हैं, कार्गोज माल होते हैं, ये सारी चीजें इस पोर्ट से ट्रेड होती है। ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो प्लीज read both the chapter carefully, and if you have any doubt you can ask me. Please complete your PDF. I will send you the PDF, work PDF. Please complete it in your notebook, and please take care of yourself. Bye bye.